अगर आप 90 के दशक के इंडियन पॉप के शौकीन होते तो आपको याद होता कि कभी जो गोविंदा की एक मशहूर फिल्म आंखें की एक्ट्रेस थी रागेश्वरी, बाद में वो एक सिंगर में तब्दील हो गई और उनका एक गाना खूब मशहूर हुआ केबल टीवी पर। बोल थे एक हाथ दे एक ले ले, यही प्यार का है दस्तूर। पर ये न्यूज़ की दुनिया में बीते दशक की एक पॉप स्टार का जिक्र क्यों? क्योंकि बात एक मुहावरे पर अटकी है, एक हाथ से ले एक हाथ से दे। और ये मुहावरा अटका है अब से लगभग 60 बरस पहले के दरमियान में हुई एक वाकये से। अप्रैल 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत की यात्रा पर आए थे और यही ऑफर लाए थे, एक हाथ दे एक ले। एक मत है कि अगर पंडित नेहरू इस ऑफर को मान लेते तो भारत चीन युद्ध नहीं होता, लेकिन नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनकी अपनी वजहें रहीं जिसके बारे में उन्होंने बात की, उससे भी सहमति और असहमति हो सकती है। पर तथ्य ये है कि भारत और चीन के संबंध इसके बाद खराब हुए और नेहरू चीन को लेकर गलत भी साबित हुए। 2.5 साल बाद चीन ने भारत पर दो तरफ से आक्रमण किया। पूर्व में नेफा पर हमला हुआ, पश्चिम में लद्दाख पर। नवंबर 1962 में फिर चीन ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया और लौट गया, लेकिन विवाद अब तक जारी है। और अब इस खेल में एक नया प्लेयर आ गया है, अमेरिका। अमेरिका की संसद ने एक संकल्प पारित कर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच मैकमोहन लाइन ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये एक ऐसा विषय है जिसे भारत अपना अंदरूनी मामला बताता है। उसमें किसी विदेशी संसद से पारित संकल्प का क्या महत्व है और इससे भारत चीन सीमा विवाद में समाधान की क्या कोई राह खुलती है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे आज के दिन की बड़ी खबर में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि हमने खेल में अमेरिका की दिलचस्पी का जिक्र किया तो पहले उसी पर फोकस करते हैं। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होती है वैसी अमेरिका में सेनेट। इसी सेनेट में 16 फरवरी 2023 को एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसका मकसद था भारत और भूटान के इलाके में चीन के कब्जे की निंदा करना और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के अतिक्रमण को लेकर अमेरिकी रुख को सामने रखना। यह एक बाईपार्टीसन रेजोल्यूशन था, यानी अमेरिका की चुनावी राजनीति में दोनों मुख्य पार्टियां डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ने इसका समर्थन किया। डेमोक्रेट सेनेटर जेफ मर्कले और रिपब्लिकन सेनेटर बिल हेगर्टी के पेश किए गए प्रस्ताव की भाषा पर गौर करिए। अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के तहत चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है और अपना इलाका मानता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को विवादित इलाका नहीं बल्कि भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा मानता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चीन और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन लाइन ही है। प्रस्ताव में आगे भारत द्वारा आत्मरक्षा में उठाए गए कदमों की तारीफ भी की गई और भारत अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी का जिक्र भी। अमेरिकी सेनेट में भारत के साथ बेहतर संबंधों की लॉबिंग करने वाले सांसदों का एक समूह है जिसे कहते हैं द इंडिया कॉकस। इसके सह अध्यक्ष सेनेटर जॉन कॉर्निन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अमेरिकी संसद की वेबसाइट congress.gov के मुताबिक प्रस्ताव कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस के पास भेजा गया। वहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को सेनेट के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद चर्चा और आगे की कार्रवाई होगी। आपको इस बात से कुछ हैरानी हो सकती है कि भारत और चीन के बीच झगड़े को लेकर अमेरिका की संसद में प्रस्ताव आता है और उसे दोनों पार्टियों का समर्थन भी मिलने लगता है। आइए इस हैरानी का समाधान किया जाए। बात ऐसी है, भारत चीन सीमा विवाद है तो देशों के बीच, लेकिन इसमें दिलचस्पी पूरी दुनिया की है। चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका चिंतित है। इसीलिए अमेरिका कभी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड में दिलचस्पी लेता है, जिसमें उसके साथ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और जो काम क्वाड से नहीं बनता उसके लिए अमेरिका ऑकस AUKUS वाली गोलबंदी कर रहा है। इसमें उसके साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन है। अमेरिका इन देशों के साथ कभी नौसैनिक अभ्यास करता है, कभी उन्हें बेशकीमती सैनिक तकनीकी देता है ताकि वे चीन की बढ़ती सैनिक ताकत का मुकाबला कर सके। लेकिन सारी लड़ाई फौज के सहारे नहीं लड़ी जाती, इसलिए अमेरिका कुछ ना कुछ गतिविधि भी करता रहता है। कभी वहां के रक्षा मुख्यालय पेंटागन से कोई रिपोर्ट आती है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में बने बसे चीनी गांव का उल्लेख होता है, तो कभी कोई अमेरिकी थिंक टैंक चीन को लेकर थ्योरी देता है और कभी कभी अमेरिका की सेनेट यानी वहां की राज्यसभा भारत के पक्ष में संकल्प ले आती है। जैसे फिलहाल जिस संकल्प पर बात चल रही है उसमें अमेरिका कोई नया स्टैंड नहीं ले रहा, वो अपने पुराने स्टैंड को दोहरा रहा है। इसलिए हमने कहा कि इस प्रस्ताव के जरिए अमेरिका गतिविधि कर रहा है, यानी चीन को मैसेज दे रहा है। अमेरिकी प्रस्ताव में मैकमोहन लाइन को भारत चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताया गया। इस बात का वजन समझने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर गौर करना होगा।
इतनी बात हम जानते हैं कि दो देशों के बीच सीमा तभी तय हो सकती है जब दोनों देश उस पर राजी हो जाएं। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसे भारत और बांग्लादेश दोनों देश मानते हैं और इसीलिए वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा पर कभी सहमति नहीं हो पाई। भारत और चीन दोनों जगहों पर सभ्यता का इतिहास शताब्दियों पुराना है, इसीलिए दोनों देशों में अपनी भौगोलिक सीमाओं को लेकर भी पुराने दावे हैं जिन्हें एक एपिसोड में संकलित करना मुमकिन नहीं। हम अपनी कहानी शुरू करेंगे भारत में अंग्रेज शासन से, क्योंकि आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं उस पर सबसे गहरी छाप इसी दौर की है। 1913 और 1914 में ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच शिमला में त्रिपक्षीय बैठकें हुई। मकसद था ब्रिटेन के अधीन रहे भारत, चीन और तिब्बत के बीच सीमांकन। इस कवायद का फोकस दो इलाकों पर था, पश्चिम में कश्मीर, तिब्बत तथा चीन के शिनजियांग के बीच सीमांकन और पूर्व में भूटान से लेकर फ्रंटियर ट्रैक्ट्स और तिब्बत के बीच सीमांकन। फ्रंटियर ट्रैक्ट्स के ही इलाके आगे चलकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में शामिल हुए और फिर इन्हीं इलाकों को मिलाकर आधुनिक अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। ब्रिटेन का मत था कि जॉनसन लाइन को कश्मीर राज्य की सीमा माना जाए और मैकमोहन लाइन को फ्रंटियर ट्रैक्ट्स की सीमा माना जाए। ये दरअसल उन लोगों के नाम है जिन्होंने सर्वे के आधार पर सीमा के प्रस्ताव दिए, इसलिए उन्हीं के नाम पर सीमा का नाम पड़ गया। आगे चलकर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया तो उसे रेडक्लिफ लाइन कह दिया गया। खैर, शिमला लौटते हैं बातचीत पर। तिब्बत से तो ब्रिटेन की बातचीत ठीक ठाक चली, लेकिन चीन ने इन सीमाओं पर कभी अपनी सहमति नहीं दी। ब्रिटेन उन दिनों एक बड़ी औपनिवेशिक ताकत थी जिसने एक बार चीन को युद्ध में हराया था, सो ब्रिटिश अधिकारी मानते थे कि वो देर सबेर चीन को अपने प्रस्ताव पर राजी कर लेंगे और उन्होंने अपने मतानुसार नक्शे छापना शुरू कर दिया। कुछ देर तक सब सही चला। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत सरकार ने अपनी भौगोलिक सीमा ब्रिटिश नक्शों के आधार पर तय की। चूंकि कश्मीर का विलय भारत में हुआ था तो कश्मीर की सीमाओं को लेकर भी ब्रिटिश मत को ही भारत ने अपनाया। 2 साल बाद यानी 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति की जीत हुई और माओ के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ। माओ ने आते ही कहना शुरू किया कि बीती एक सदी में चीन को लगातार अपमानित किया गया और उसे जबरन ऐसी संधियों में बांधा गया जो उसके खिलाफ थी, इसलिए ऐसी सारी कथित संधियों से चीन खुद को अलग करता है। इसका मतलब चीन अपनी सीमाओं को लेकर हुई संधियों को भी नहीं मानने वाला था और जैसा हमने बताया, शिमला में हुई बातचीत को तो चीन ने वैसे भी कभी स्वीकार्यता नहीं दी थी। सो चीन ने अक्साई चिन और कथित दक्षिण तिब्बत पर हक जताना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक दिक्कत आ गई कि दोनों देशों के पास सीमाओं की कल्पना तो थी, लेकिन जमीन पर वो कहाँ से गुजरती है उसे लेकर स्पष्टता नहीं थी। खासकर अक्साई चिन को लेकर अनेक लाइंस थी, मैककार्टने मैकडोनल्ड्स लाइन, फॉरेन ऑफिस लाइन आदि आदि। जनवरी 1960 में चीन और भारत सीमांकन के लिए राजी हो गए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कंसेशंस की बात की, यानी दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति हो और इसके लिए दोनों पक्षों को कुछ बिंदुओं पर समझौता भी करना पड़े। इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई को भारत आमंत्रित किया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस दौरे पर एन लाई ने नेहरू को एक अनौपचारिक प्रस्ताव दिया, आप पश्चिम की वास्तविकताओं को स्वीकार करिए, हम पूर्व की वास्तविकताओं को स्वीकार करते हैं। दरअसल इस वक्त तक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय बसाहट का बीज पड़ गया था। तवांग भारत के पास था, वहां से तिब्बती अधिकारी भगा दिए गए थे और अब आम जनता खुद को भारतीय मानने लगी थी। वहीं लद्दाख में अक्साई चिन के इलाके में चीन काफी बढ़त हासिल कर चुका था, सड़कें बना रहा था, सैन्य ठिकाने बसा रहा था। सो एन लाई कह रहे थे कि अक्साई चिन हम रख लेते हैं और नेफा आप रख लीजिए। इस प्रस्ताव को मानने का मतलब होता कि नेहरू फिर कश्मीर का एक हिस्सा खो रहे हैं। अतः नेहरू ने एन लाई से कहा कि वो भारतीय सीमाओं को लेकर अपने पुराने मत पर कायम हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात खराब हुए और अंततः युद्ध हुआ। चीन अरुणाचल प्रदेश से लगभग पूरी तरह लौट गया, लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया, अक्साई चिन का काफी हिस्सा उसके पास 1962 के युद्ध से पहले भी था और अब भी है। दशकों की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच मोर्चेबंदी को वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया, यानी वो इलाका जहां संबंधित देश का नियंत्रण है। ये सीमा को लेकर अंतिम दावा नहीं था, इसका लक्ष्य यही था कि शांतिपूर्ण बातचीत के लिए एक माहौल तैयार हो। रही बात अरुणाचल की, तो चीन लगभग पूरी तरह वापस लौट गया, लेकिन अब भी ऐसे इलाके हैं जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के परे हैं लेकिन मैकमोहन लाइन के अंदर, और वहां चीन लगातार गांव बना रहा है। भारतीय अधिकारियों ने बार बार कहा कि चीन उसी इलाके में निर्माण कर रहा है जो पहले से उसके पास है। ऐसे में अमेरिका द्वारा मैकमोहन लाइन को मान लेने से क्या हासिल होगा, ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए इंडिया टुडे के पूर्व डिफेंस एडिटर मनोज जोशी को। आप जानते हैं कि इंडिया चाइना वॉर हुआ था और वॉर के करीब 6ठे दिन में जो यहाँ सुफीर थे, एम्बेसडर थे गॉलब्रेथ, उन्होंने काफी दबाव लगाया अपने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे कि भाई हमको ये मान लेना चाहिए कि मैकमोहन लाइन जो है वो बॉर्डर है, इसको मान लेना चाहिए। पहले तो स्टेट डिपार्टमेंट इसको टरकाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर 26 अक्टूबर
1962 को स्टेट डिपार्टमेंट ने एक टेलीग्राम भेजा एम्बेसडर गोलब्रेथ को कि आप ये अब ऐलान कर दीजिए दिल्ली में कि यूनाइटेड स्टेट्स मैकमोहन लाइन को मान्यता देता है, ट्रेडिशनल और जनरली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर का। और इसके बाद क्या हुआ कि 27 अक्टूबर को, मतलब यह कि अमेरिका भारत चीन सीमा की मैकमोहन लाइन को 1962 के साल में ही मान्यता दे चुका है। तो नया क्या? विद्वानों ने कहा नया ये कि अब अमेरिका की सेनेट ने इस पर प्रस्ताव पास कर दिया। तो इससे क्या कुछ बदल जाएगा, ये भी हमने एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, इसके जो ज़मीनी तौर पर इसमें ये जो रेजोल्यूशन है यूएस सेनेट में, उससे कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात ठीक है कि ये जो रिकग्निशन है इस लाइन का, वो तो बहुत पहले अमेरिका की तरफ से आ चुका है, तो उसमें फॉर्मल रिकग्निशन नहीं दे रहा है वो। लेकिन कहीं पर ये जो रेजोल्यूशन है, क्योंकि ये ऐसे समय पर आया है जबकि भारत और चीन का विवाद इस मुद्दे पर बढ़ा है, और चीन भारतीय जो उसकी बाउंड्री है उसको लेकर और आक्रामक हुआ है। तो ये चीन और भारत की मैकमोहन लाइन से रिलेटेड कम है, भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर ज्यादा है। बाईपार्टिजन कंसेंसस अगर सेनेट में दिखा रहा है, ऐसा रेजोल्यूशन लेकर दोनों पार्टीज आ रही हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, वो ये कहना चाह रहे हैं और भारत को संबोधित करके ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी समस्या को समझते हैं, और हम आपकी अगर ये विवाद है तो इस विवाद में हम आपके साथ खड़े हैं। तो जो एक पहले भारत, कई लोग ये प्रश्न करते थे कि अगर चीन और भारत में परेशानियां आएंगी तो क्या हम अमेरिका को ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, कहीं पर ये बाईपार्टिजन रेजोल्यूशन उसका जवाब है कि अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि वो एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर की तरह भारत के साथ खड़े होने को तैयार है, और चीन को लेकर अपनी जो नीति है उसको और स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक की मान्यता होती है कोई भी सीमा की, वो तो वहां की सरकार करती है, लेजिस्लेचर नहीं करता है। तो जहां तक कि सेनेट का खेल है, ये समझ लीजिए कि एक किस्म का तमाशा है, ये राजनीतिक तमाशा है, ये दिखाने के लिए कि हम भारत के इतने करीब हैं, ये दिखाने के लिए। तो ये तो एक नाटक है। मैं समझता हूं इसको ज्यादा जो है इसकी ओर न देखा जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जहां तक की अमेरिकी सरकार है उसने मान्यता दे दी थी, 27 अक्टूबर 1962 में ऐलान किया। पर यह भी आप नोट करिए कि अमेरिका ने लद्दाख के बारे में कुछ नहीं कहा। वहां अभी भी जो है वो बॉर्डर का विवाद मानते हैं। यहां पर मैकमोहन लाइन को उन्होंने साफ मान्यता दे दी है और दे चुके हैं। तो जो कुछ अभी देख रहे हैं ये सब एक किस्म का नाटक है, राजनीतिक नाटक है। हो सकता है कि वहां पे हमारी लॉबीज जो हैं उनका कुछ काम हो रहा है, पर ये तो अक्सर ये कोई नई बात नहीं है। हो सकता है सरकार ने कुछ दबाव लगाया होगा। तो सरकार की तो ये हरकतें होती हैं कि वो दिखाना चाहता है कि हम कुछ विचित्र चीज कर रहे हैं, हमारे नियंत्रण में, हमारे कहने से ये कुछ नई बात हुई है। भाई नई बात नहीं है। ये बात तो सर्वविदित है कि बीते कुछ वर्षों से भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं। फौजी झड़पें हुई तो कूटनीतिक रास्ते से सीमा विवाद का हल निकालने की कोशिशें भी हुई। एक्सपर्ट सीमा विवाद पर मोदी सरकार की नीति को कैसे देखते हैं, ये भी जानिए। देखिए, चाइना की जो मोदी सरकार की चीन पॉलिसी 2020 के बाद काफी मामलों में तो इसमें एक तरह की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आई है। 2020 के हमले से पहले मोदी सरकार जो पिछली सरकारें थी उनकी तरह ही एक बैलेंस बनाने की कोशिश चीन के साथ कर रही थी, और उसका कारण भी स्पष्ट है कि भारत की अगर आप कैपेबिलिटी डिफरेंशियल देखें, चाहे वो आर्थिक हो या मिलिट्री, वो बैलेंस भारत के फेवर में नहीं है। भारत को अभी भी कम से कम एक दशक या कुछ साल लगेंगे चीन के पास पहुंचने में, आर्थिक मामलों में, रक्षा मामलों में उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप डेवलपमेंट देखें तो भारत ने अपने आप को पिछले कुछ दशकों से कम पाया है चीन के मुकाबले, और उसके चलते जो सरकारें रही हैं उन्होंने बैलेंस चीन के साथ बनाने की कोशिश करी कि चीन के साथ हम एक ऐसे संबंध बनाए जहां पर जो बॉर्डर की समस्या है वो
हावी ना हो हमारे संबंधों के ऊपर। लेकिन 2020 आते आते ऐसा लगा कि वो भारत के हाथ से निकल गया। भारत की सरकारों ने कोशिश करी, मोदी सरकार ने भी कोशिश करी। आपको याद होगा गलवान एपिसोड हुआ था, उसके बाद वुहान स्पिरिट की बात हुई, ममलापुरम में भी एक समिट किया गया। तो कोशिश ये थी कि दोनों नेता, शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। और जब चीन ने फ्रंटल अटैक किया जिस तरह का हमने देखा गलवान में, उसके बाद भारत की सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रही मनूवरिंग की। तो उसमें फिर ये हुआ कि ठीक है, अब अगर ये हो गया है तो उसके बाद स्पष्ट रेड लाइंस खड़ी करी जाएं। और भारत तब से ये कहता आ रहा है कि जब तक ये विवाद चलता रहेगा, जब तक चीन अपना नजरिया बॉर्डर इशू पर क्लियर नहीं करता है, या भारत के साथ इस आगे बढ़कर 2020 में जिस तरह की ग्राउंड रियलिटी थी उस पर नहीं पहुंचता है, तब तक किसी प्रकार की नॉर्मल सी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। और हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि एबनॉर्मल टाइम्स हैं संबंधों में। तो वो एबनॉर्मेलिटी जो है वो चल रही है। और भारत ने कई ऐसे निर्णय लिए, चाहे वो चीनी कंपनियों को 5G से बाहर करना हो, चाहे चीन के इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्शंस लगाना हो, चाहे अपने संबंधों को क्वाड देशों के साथ और घनिष्ठ करना हो, चाहे अपनी सेनाओं के जो डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं उनको और ज्यादा पार्टनर देशों के साथ करना, वो सारे जो है वो चीन को लेकर ही पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो एक स्पष्टता, एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, सामरिक स्पष्टता भारत की जो विदेश नीति है उसमें आई है। और उसका मुझे लगता है कुछ परिणाम हम आगे आने वाले समय में देखिए, मोदी सरकार काफी सोच समझ के जो है अब नीति सामने रख रही है। इतना ही है कि वो भारतवर्षियों को बता नहीं रही है कि वहां पे लद्दाख में हुआ क्या। उनका जो रवैया है, वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो एक तरफ से तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, पर दूसरी तरफ से वो साथ साथ वहां पे वार्तालाप होती है। अब ये 16-17 राउंड जो हो चुके हैं, तो सवाल ये उठना चाहिए कि साहब वो किस बात पे बात हो रही है। अगर उन्होंने खाली प्रयत्न किया, मैंने उनके जो स्टेटमेंट हैं, राजनाथ सिंह और कई और सरकारी मंत्रियों के स्टेटमेंट हैं, वो कहते हैं कि चीन ने प्रयत्न किया सीमा को बदलने का। तो प्रयत्न मतलब, उसका मतलब यह है कि प्रयत्न हो सकता है कि सक्सेसफुल नहीं रहा, पर ये भी नहीं कह रहे हैं, साथ साथ बातचीत चल रही है, साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं उनमें काफी खटास आ चुकी है। तो सरकार जो है साफ साफ बता नहीं रही कि हुआ क्या है वहां पे। और हो सकता है उसकी अपनी वजह हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर ये बातें नहीं होनी, ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब जिस तरह से अभी जो वहां पे स्टेटमेंट आए हैं, उसमें तो ऐसा लगता है कि खाली केवल एक प्रयत्न किया गया। प्रयत्न साबित था, हुआ कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। पर अब यह है कि सरकार, जहां तक की सरकार का रवैया है, वो सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, चीन जो है एक महाशक्ति है, चीन के साथ फजूल टक्कर लेना खतरनाक है। तो जो कुछ सरकार कर रही है वो ठीक ही कर रही है एक तरह से। बीच बीच में दावे की शक्ल में खबरें आती हैं कि अरुणाचल के इलाकों में चीन ने अवैध निर्माण किया। सैटेलाइट तस्वीरों के आश्रय ये भी दावा किया जाता है कि अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में चीन ने गांव बसा दिए। क्या ऐसा कुछ वाकई हो रहा है? अगर हाँ, तो ये कितना खतरनाक है? जहां तक कि चीन है, वो तो मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है। वो कहता है ये दक्षिण तिब्बत है। अच्छा, तो जो गांव बसा रहे हैं, ये गांव बसाने का सिलसिला जो है, ये पूरे हिमालय में इसका एक महत्व है। क्योंकि ये इतना कठिन इलाका है कि यहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ आप चले जाइए, मैं कुमाऊं से हूँ, आप उत्तरी भाग में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, गढ़वाल में चले जाइए, तो वहाँ आपको ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ की सब कोई नहीं रह रहा है, उन्होंने बत्ती छोड़ दी है, क्योंकि जीवन काफी कठिन है। तो चीन की तरफ से उन्होंने एक कदम उठाया कि गांव बसाए हैं। अब किस किस्म के गांव हैं, वहां पे कौन रह रहे हैं, क्या वहां चीनी जवान रह रहे हैं, पीएलए के जवान रह रहे हैं, या सिविलियन रह रहे हैं, उसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। और जहां तक कि अरुणाचल है, वहां पर चीन
ने जो हमारी वार्तालाप हुई है वहां पर ये साफ कहा है कि हमको आप तवांग दीजिए, जब तक आप तवांग नहीं वापस करेंगे तब तक हम यहाँ पे कोई समझौता नहीं होगा। और चीन की खासियत ये रही है, जहां तक की सीमा विवाद है, कि उसके रुख बदलते रहते हैं। सन 60 से लेके सन 80 तक वो कहते हैं कि आप लद्दाख में हमारी बात मान लीजिए, हम आपकी बात यहाँ नेपा में मान लेंगे, अरुणाचल में मान लेंगे। उसके बाद सन 85 से एकदम रुख बदल गया, कहते हैं नहीं, ज्यादा समस्या तो इधर है पूर्व में। तो चीन का कोई ठिकाना नहीं है। अपना हम लोगों को सतर्क रहना जो है वो उचित है हमारे लिए। और जहां तक कि दिसंबर में जो हादसा हुआ था, ये यांगसे तवांग के पास हुआ था, वो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हमारी पोजीशन जो है चीन की पोजीशन से ज्यादा अच्छी है, तो वो चाहते हैं कि हमको वहां से धकेलें। ये नहीं है कि चीन भारत के जो जिस हिस्से को भारत अपना कहता है उसकी तरफ काम करता है। चीन की जो बॉर्डर पॉलिसी रही है वो बॉर्डर के चारों तरफ जहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें अपनी तरफ चीन ने काफी समय से, काफी दशकों से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, फिर उसके बाद वहां पर लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करी, फिर वहां पर उसने सिविलियंस को इकट्ठा करके, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आबादी बढ़ाई है। तो जो पॉपुलेशन इन्हांसमेंट की स्ट्रैटेजी उसकी रही है कि अगर हम वहां पर सिविलियंस को लोकेट कर देंगे तो भारत को और ज्यादा परेशानी होगी किसी भी तरह का मिलिट्री मनूवर करने में। वो स्ट्रैटेजी चीन ने बड़ी इफेक्टिवली LAC के चारों तरफ, खासकर अरुणाचल के अपने हिस्से, अरुणाचल की दूसरी तरफ बसाने की कोशिश करी है, आगे ले जाने की कोशिश करी है। उसके जवाब में भारत थोड़ा सा पिछड़ा रहा है, क्योंकि भारत का जो काफी समय तक एक मानसिकता थी कि हम अपने बॉर्डर एरिया को डेवलप ना करें, क्योंकि उससे चीनी सेना आसानी से हमारी तरफ पहुंच जाएगी। जो 62 के बाद जो मानसिकता बनी वो ये बनी। तो उसके बाद काफी दशकों तक हमने बॉर्डर के हिस्से को कमजोर रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर बढ़ाया नहीं, सिविलियन पॉपुलेशन वहां पर आने नहीं दी। उसके तहत जो इम्बैलेंस बना बॉर्डर में, उसका चीन को फायदा आज दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अब उसमें परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने ये रियलाइज कर लिया है कि वो जो पुरानी पॉलिसी थी उसको आगे नहीं ले जाया जा सकता। अगर चीन का जवाब देना है तो हमको चीन के सामने वही परिस्थितियां खड़ी करनी पड़ेंगी जो चीन ने हमारे सामने खड़ी करी हैं, और उसी से डिटेरेंस बनेगा, उसी से आप अपनी डिफेंसिव पोजीशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। चीन के साथ सीमा विवाद भारत का आंतरिक मसला है। ये अच्छी बात है कि कोई देश हमारे समर्थन में खड़ा हो रहा है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये लड़ाई अंततः हमें अपने बूते लड़नी है। इसीलिए जैसा सयानों ने कहा, अप दीप भव, यहीं से समाधान की राह खुलेगी। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम, जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।